अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही या जिसे मुद्दा आप लोगों ने बनाया वो था राहुल गांधी की फ्लाइंग किस। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी जी एक नासमझ व्यक्ति हैं और पार्लियामेंट के अंदर उनको ऐसे सवाल करने चाहिए जो गंभीर सवाल हो, क्योंकि पूरा देश देखता है। लेकिन जब भी वो कुछ ना कुछ बोलते हैं तो इस तरह का बोल जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनसे नाराज हो जाते हैं और नतीजा अंत में ये निकलता है कि जो विपक्ष है वो राहुल गांधी को अपना लीडर मानने से छोड़ दो, उनकी पार्टी के लोग ही इंटरनल तरीके से राहुल गांधी जी को अपना लीडर मानने से मन में इनकार कर देते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं उसका नतीजा अंत में ये निकलता है कि उन्हीं के खिलाफ चला जाता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया को घमंडिया कहा। विपक्ष कह रहा है कि ये तो इंडिया का अपमान है। नहीं, इंडिया INDIA है, उसका उन्होंने एनालिसिस करके इंडिया डॉट या IN डॉट I डॉट N डॉट D डॉट I डॉट A डॉट इस तरह का जो है इसलिए डॉट लगा के उसको इंडिया उन्होंने पढ़ा और उसको अपना डिक्लेयर किया। तो पहले उन्होंने इंडिया के शब्दों का एनालिसिस करके चयन करके, अगर किसी से अभी विपक्ष के लोगों से पूछ लिया जाए कि जल्दी में इसका हिंदी का फुल फॉर्म बताइए तो नहीं बता पाएंगे। ये विपक्ष के अंदर अभी उसकी समझ नहीं बन पाई। तो इसलिए जो है घमंडिया कहने का मतलब ये है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे बोला कि आप एक बात पर ही टिके हुए थे कि प्रधानमंत्री जी आए और पार्लियामेंट के अंदर जवाब दें। किस बात का जवाब दें ये तो चर्चा के दौरान आएगा। आप तो केवल हल्ला मचाने का काम कर रहे थे, वहाँ घमंड में चूर थे पूरी तरीके से। और जब अविश्वास लेकर के आए तो अविश्वास में भी उन्होंने कोई उस तरह के सवाल नहीं किए, बल्कि जब प्रधानमंत्री जी जवाब देने लगे तो उन्होंने बोला ही कि देखिए मैं प्रधानमंत्री जी को खींच करके ले आया हूँ। ये क्या बात थी? ये तो घमंड भरी बात थी। और जब प्रधानमंत्री जी ने सवालों के जवाब एक एक करके देना शुरू किया तो बीच में ही आप उठ करके चले गए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और विपक्ष उठ करके चला गया। क्यों चला गया? पूरी बात को सुनी क्यों नहीं? अविश्वास आप लेके आए थे तो आप उन सवालों का अंत में आप क्लेरिफिकेशन भी करने का आपको अधिकार दिया जाता है। क्लेरिफिकेशन मांगने के बजाय आप बीच में ही उठ करके चले गए तो ये घमंड ही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में 2028 की भविष्यवाणी कर दी है कि विपक्ष 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। देखिए, मोदी जी ने कहा कि 2018 में आप अविश्वास लेकर के आए थे, वो मेरे लिए जो है विश्वास साबित हुआ और मुझे 2019 में जीता करके भेजाया। शुभ हुआ मेरे लिए। आप फिर 2023 में लेकर के आए हो, वो फिर मेरे लिए शुभ है। तीसरे चरण में जीत के आएंगे तो अगली बार जब 2028 में आप विश्वास लाइएगा तो पूरी तैयारी करके आइएगा। आप तैयारी करके नहीं आते, बीच में भाग जाते हैं, इसलिए तैयारी करके आइएगा और वो मेरे लिए फिर शुभ होगा। इसलिए आप जो है 2028 की अब तैयारी करो अविश्वास लाने की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में धुआंधार बैटिंग की और मुख्यमंत्री योगी ने तो भविष्यवाणी करते हुए यह भी कह दिया कि यूपी के अंदर 2032 तक कोई वैकेंसी ही नहीं है। जनता के लिए काम किया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे हमारे देश में हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन आज भी मिल रहा है। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए गए। 10 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये साल में जा रहा है। 3.5 करोड़ लोगों को शहर और ग्रामीण क्षेत्र में आवास अब तक के मिल चुके हैं। 54 लाख से ज़्यादा आवास उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में दिए जा चुके हैं। तो पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक का एक हम मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ 5-5 साढ़े 5-5 घंटे मीटिंग करके विकसित भारत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती के संबंध में और जितने भी उद्योग के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में एक चर्चा करके एक प्रोग्राम बनाने का तैयार किया है, विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। इसलिए विपक्ष के अंदर डर पैदा हो गया
कि मोदी जी का जो एजेंडा 2047 तक के है, वो एजेंडा अगर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने, मोदी जी ने पूरी तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया तो आगामी 25 साल तक के विपक्ष सत्ता में आने वाला नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ही आएगी। इसलिए ये सब एकजुट होकर के INDIA गठबंधन बनाए, जिसका एनडीए नाम दिए हैं। ये डर के मारे सब एकजुट होने का काम किए। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चाचा शिवपाल यादव को लेकर कहा कि अब भी वक्त है वो कोई फैसला ले ले, वरना 27 से पहले अखिलेश यादव उन्हें क्लीन बोल्ड कर देंगे। क्या शिवपाल यादव को लेकर अभी भी बीजेपी में कुछ चल रही है बातें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके निर्णय के लिए कहा गया। एक बार उन्होंने निर्णय लिया भी, अपनी एक पार्टी भी बनाई, लेकिन अखिलेश जी जाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर वो शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में और फिर उसके बाद वो अपमानित होते हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी ने जो रवैया अपने पिताजी के साथ अपनाया, जिंदा रहते उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया, खुद बैठ गए। तो शिवपाल जी को तो सोचना चाहिए कि जो अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे खुद बैठ गए, हमारी वहाँ क्या औकात रहेगी। और अब इन्होंने विश्वास खो दिया अपने कार्यकर्ताओं का। बोल्ड निर्णय अगर शिवपाल जी नहीं लेते हैं अपने लिए, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, तो वहाँ उनका कोई भविष्य नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ आने का बात करें, लेकिन उनको राजनीति में बोल्ड निर्णय लेना चाहिए। ढुलमुल राजनीति, घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे हिलते रहने वाले राजनीति नहीं लेनी चाहिए। घड़ी का पेंडुलम लगातार चलता है मगर दूरी नहीं तय करता। लेकिन कौशल जी, अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है? कोई चुनौती नहीं। पिछले बार जो 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी BSP और सपा मिलकर लड़ी थी, दोनों लोगों का आधार है। ये गठबंधन भी